द रियलिटी अबाउट इसराइल, द पावर्स बिहाइंड द सीन। जिन लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन करवाया, फिर रशिया पर कंट्रोल और जर्मनी को तबाह किया, ब्रिटेन उसके बाद यूएसए की सपोर्ट हासिल करके इसराइल बनाया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और हम आपको बताएंगे कि ये सब कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है सेमेटिक पीपल से। सेमेटिक पीपल वो लोग हैं जो इन इलाकों में रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से क्यों ना हो, सेमेटिक पीपल कहलाते हैं। जब ज्यूज को इन इलाकों से निकाला गया तो वो दुनिया में फैल गए और मनी लैंडिंग करने लगे। कुछ और भी लोग थे जो ये काम करना चाहते थे, मगर गवर्नमेंट ने ये काम सिर्फ ज्यूज को अलाउ किया हुआ था। 3% ऑफ द पॉपुलेशन कन्वर्टेड टू जुदाइज्म just to use the ideology that we are the chosen people and we have the certain land जो हमसे promise की गई है and we are superior to everybody else। और वो ज्यूज ही क्यों बने? और भी रिलीजन ले सकते थे। उस टाइम पे तो ज्यूज पे जुल्म भी बहुत होते थे। उन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो मनी लैंडिंग कर सकें, क्योंकि बाकी रिलीजियंस में मनी लैंडिंग सही नहीं समझी जाती थी। ओनली ज्यूज को इजाजत थी कि वो ये काम कर लें। तो उन्होंने बादशाहों और उस टाइम की गवर्नमेंट को पैसे देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इनसे लिए हुए कर्जों में डूब जाती थी और ये लोग कहलाए अश्कनाजी ज्यूज। जब ये बादशाहों को पैसे देते थे तो जैसे जैसे बादशाह अपनी ज़रूरत बढ़ाते जाते, वैसे वैसे ये अपनी सर्विस को भी ज़्यादा करते जाते थे। तब ये कॉन्सेप्ट निकला ग्रीडी ज्यू। ये मुसलमानों ने नहीं निकाला बल्कि यूरोप से निकला था। फ्रांस ने इनको 12वीं सेंचुरी में किक आउट कर दिया। दे माइग्रेटेड टूवर्ड्स जर्मनी एंड रशिया। अब इन्होंने वहाँ जाके देखा कि ये ज्यूज हैं जो सेमेटिक हैं, असली ब्राउन ज्यूज। उन्होंने कहा ये कैसे ज्यूज हैं? हमें देखो, हम अमीर, वाइट, पैसे वाले। उनमें से एक फारसी ज्यूज थे जो लो लेवल के थे और दूसरे सिडुकीज थे जो पैसे वाले और रिलीजियस थे। उनकी प्रैक्टिसेस रिलीजियस होती थी। तो अश्कनाजी ज्यूज की सिडुकीज के साथ टसल शुरू हो गई। तो आप लोग देखें कि जब ये ज्यूज पैलेस्तीन और इसराइल से निकल के जाते हैं तो ये आबाद होते हैं स्पेन, हॉलैंड। आज भी आप लोग देखें तो आपको उन जगहों पर सिडुकीज मिलेंगे। अब आप सोचेंगे अश्कनाज वर्ड कहाँ से आया? ये आया है प्रॉफिट याफिस की औलाद में से एक, उनके बेटे का नाम था अश्कनाज। उसकी एक एम्पायर थी, एम्पायर ऑफ अश्कनाज। आज के ईरान से लेकर पैलेस्तीन के ऊपर वाले एरिया तक उनकी एम्पायर थी। मतलब ये ज्यूज वहां से आ रहे हैं, इनका इधर से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए ये अपना नाम भी वही यूज कर रहे हैं कि देखो हमारी वो एम्पायर थी, हम तो पुराने हैं ज्यूज से भी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जीनियोलॉजी पर स्टडी की तो उन्होंने बताया कि ये अश्कनाजी ज्यूज आए कहाँ से हैं। ये ज्यूज जो आज मौजूद हैं, 250 से 300 टोटल अश्कनाजी ज्यूज थे जो अर्ली फ्रेंच जर्मन में थे, जिनको उधर से निकाला गया। तो आप पूछेंगे कि ये इतने ज़्यादा क्यों हैं? ये इसलिए क्योंकि इन्होंने सेमेटिक ज्यूज को कन्वर्ट किया अश्कनाजी ज्यूज में। इन्होंने उनको कन्वर्ट किया और खुद उनके लीडर बन गए। इन्होंने स्टडी करना शुरू किया सिस्टम, फाइनेंस कैसे चलता है, आप लोगों को किस तरह अपने हक में मैनिपुलेट कर सकते हो, लोगों की साइकोलॉजी को, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लोगों की सिंपैथी कैसे लें। विक्टिमहुड, ऑलवेज प्ले द विक्टिमहुड नो मैटर व्हाट, ताकि लोग आपका साथ दें, आप पे तरस खाएं। नो मैटर आप कितने पावरफुल हो, ऑलवेज रिमेन विक्टिम, बट ओनली लोगों की नज़र में। 13वीं से 14वीं सेंचुरी की जितनी अर्ली फाइनेंस बुक्स हैं ये लिख रहे थे लोगों के लिए नहीं बल्कि अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि उस वक्त ये लोगों के सामने नहीं आना चाहते थे। मनी लैंडिंग करते करते 17वीं सदी आ जाती है। जो रोथशाइल्ड आप नाम सुनते हैं, इनके सारे एंसेस्टर्स आप देख लें मनी लैंडिंग करते थे, जैसे मेयर एम्स्चेल, साइमन रोथशाइल्ड और अश्कनाजी फैमिली से थे। अब ये जो इनके बारे में जुदाइज्म में एक टर्म है लॉज ऑफ एल्डर्स, जो इनकी बुक मिसना में वो बताते हैं कि हमारे एल्डर्स प्रॉफिट थे। तो ये लोगों को बताते थे कि वी आर एल्डर्स, जबकि इनका सेमाइट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जुदाइज्म को नहीं मानते, इनका किसी रिलीजियन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं ताकि बाकी लोगों के ऊपर हमारी बढ़तरी साबित हो सके, जैसे फेरोज करते थे कि हम गॉड की तरफ से चोजन हैं, तो लोग उनकी बात मानते थे। इन 17th सेंचुरी इनका कंट्रोल यूरोप में इतना बढ़ना शुरू हो जाता है कि इनको हर जगह से निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे किंग हेनरी ने 1200 में सारे ज्यूज को इंग्लैंड से निकाला था। अब ऐसा क्यों था?
इनकी करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से। लोगों को मैनिपुलेट करना, बंदे खरीदना, अपने काम निकलवाना और फिर क्रिश्चियंस की इनके साथ दुश्मनी। और आज के दौर में जो न्यूयॉर्क में भी बैठ के इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सडुकीज और फारसीज ज्यूज हैं, जो रबैनिकल ज्यूज हैं, रबीज को फॉलो करने वाले। One flower. This is mostly explained why we are against the state of Israel. Do you find it important? जिनको ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो मैनिपुलेट नहीं हो सके क्योंकि ये अपने रिलीजियस से जुड़े हुए थे। उनका ये कहना है कि हमने इन एरियाज में वापस जाना है, बट कोई गॉड की तरफ से चोजन आएगा जो हमें लेके जाएगा, ना कि हम इस तरह बच्चों को मार के और टेरिटरीज पे कब्जा करके जाएंगे। इसलिए ये लोग नेतन्याहू और प्रेजेंट इसराइल के बहुत एंटी हैं। अब ये अश्केनाजी ज्यूज जर्मनी, बवेरिया, ऑस्ट्रिया, वेनिया और रशिया में सेटल हैं और बाकी ज्यूज वर्कर लेवल पे हैं। अब 1740 में रोथशाइल्ड फैमिली आती है। और भी बहुत सी फैमिलीज थीं जो इनके सिमुल्टेनियसली चल रही थीं, लाइक रिटी जिकर, जो आज अमेरिका में आपको मिलती है और कोई इनके बारे में जानता भी नहीं, ना ही कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में आया। अब जो सेमेटिक ज्यूज थे पोलैंड, रशिया में, उनको ब्रेन वॉश करना था, तो उनको भी बताना शुरू किया कि तुम लोग भी सुपीरियर हो बाकी सब इंसानों से। जैसे आज आप इसराइल में देख लें, वहाँ के लोग दूसरों को इंसान नहीं समझते क्योंकि वो कहते हैं वी आर द चोजन वन, क्योंकि उनको मैनिपुलेट किया गया है। और वो लोग जो फ़लस्तीन के हक में प्रोटेस्ट करते हैं, इसराइल के खिलाफ हैं, वो असल ज्यूज हैं, सेमेटिक ज्यूज, जिनकी इसराइल के साथ आज भी टसल चल रही है। सबसे पहले रशिया में ज्यूज आबाद होना शुरू हुए। इंग्लिश एक न्यूज़पेपर था जिसका एक कोरेस्पोंडेंस था रशिया में, मॉर्निंग पोस्ट। उसने एक बुक लिखी इन 18th सेंचुरी जिसका नाम है प्रोटोकॉल्स ऑफ द लर्न्ड एल्डर्स ऑफ ज़योन। वो बुक 1991 में FBI ने अनक्लासिफाइड किया है। उस बुक में था क्या? उसमें इनकी ज़्यादातर मीटिंग्स थी रशिया में और हिब्रू में। उस बंदे ने ओनली इस बुक की ट्रांसलेशन की। ये बुक असल में ज्यूज के लिए थी क्योंकि उनको मैनिपुलेट करना था ताकि वो अश्केनाजी ज्यूज का ऑर्डर माने। उसमें वो बता रहे थे कि अगर आप आम लोगों को आज़ादी देंगे तो वो वर्ल्ड में क्योस करेंगे। अब तुम लोगों को लीडर चाहिए। लीडर की क्वालिटीज हैं कि वो कनिंग हो, मीन लोगों को धोखा दे सके, शातिर हो और लोगों से डिस्टेंट रहता हो। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऐसा लीडर जो लोगों से डिस्टेंट रहता हो और खुद को बेहतर समझता हो, उसके लिए दूसरे लोगों की कोई अहमियत ना हो। अब ऐसा लीडर तुम लोगों को हमारे अलावा कोई नहीं मिलेगा। वी आर चोजन वन। सो हम बताएंगे कि ये दुनिया कैसे चलानी है। अब उस बुक में और भी बहुत सी चीजें हैं, इनके तरीके हैं कि वन वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बनाना। लाइक उन्होंने बताया कि किसी भी जगह पे कब्जा करना हो तो क्योस बर्पा करो, तो उसे कंट्रोल करो और उस जगह पर कब्जा कर लो। आप इस बुक की 3rd चैप्टर को ले लें। इसमें रशियन न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसकी हेडिंग है कमिंग रेड डिक्टेटरशिप एंड ज्यूज आर लीडिंग इट। और ये बुक कहाँ पे आई? USSR में। रशिया उस दौर में USSR था। अब रशिया का तसार वन जो अलेक्जेंडर वन था, उसके जो मेन फाइनेंसियर्स थे वो रोथशाइल्ड थे और जो मेन दूसरे उसके फाइनेंसियर्स थे वो हर्ष फैमिली, जिसके मिचेल एंड हर्ष चॉकलेट्स, और फिशर फैमिली। और ये मेन फैमिलीज थी फिशर, रिटी जिकर, सेसल रोड्स, रोथशाइल्ड। ये वो फैमिलीज थी जो इनके एम्परर्स को, तजार्स को फंड कर रहे थे और फंडिंग की वजह से इन्फ्लुएंस हासिल कर रहे थे। गवर्नमेंट के उनके दरबारों में लोग थे जो पोजीशंस पे थे, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अब एल्डर्स ऑफ ज़योन बुक की जो एग्जाम्पल है वो सारी इनकी मीटिंग्स रशिया के लिए ही थी, ओनली रशिया। जो इसका 2nd चैप्टर है उसने सारे ज्यूज के करैक्टर का बताया जो उस वक्त रशिया में की पोजीशंस पर बैठे थे। जो काउंसिल ऑफ मॉस्को होती थी उसमें 80% ज्यूज थे। अब प्यूटन ने भी एक एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि बोल्शेविक के बाद जो कम्युनिस्ट सारी गवर्नमेंट इन्होंने बनाई वो ऑलमोस्ट सारी ज्यूज थी। और उस टाइम पे जितने भी उनके करीबी ज्यूज थे, उनके फाइनेंसियर्स थे, वो रोथशाइल्ड थे और उनके वर्कर्स सारे वैसे ही ज्यूज जो अर्ली माइग्रेशन करके आ रहे थे, सेमेटिक, जो मैनिपुलेट हो रहे थे या हो चुके थे। इन 1802 को अश्केनाजी ज्यूज ऑफर करते हैं और वो इसको डिनाई कर देता है। तो वो ऑर्डर करता है कि इनका इन्फ्लुएंस कम किया जाए। तो अश्केनाजी क्या करते हैं? वो रेवोल्यूशन ले आते हैं। 1917 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन शुरू होता है। उसके बाद लेनिन आ जाता है। इसके राइट और लेफ्ट
दोनों तरफ ज्यूज, उनके मिनिस्ट्री ज्यूज, एडवाइजर ज्यूज। उसके बाद आप आगे देख लें, जितने भी रेड डिक्टेटर्स आते रहे, ज्यूज उनके साथ रहे। नाउ दीज आर नॉट ज्यूज, दीज आर ज़ायनिस्ट्स। सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच में किया, फिर उसके बाद उन्होंने रशिया में लेनिन के टाइम पे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ कितना बड़ा स्टालिन ने ऑपरेशन किया। इट इज एस्टिमेटेड 80 मिलियन टू 120 मिलियन हमारे लोग मरे हैं 1970 से लेके 1989 तक। अब ये सारा क्रेडिट ज़ायनिस्ट को जाता है। इन 1892 एक बंदा आता है थियोडोर हेर्ज़ल, जो पैदा होता है ऑस्ट्रिया में और एक जर्नलिस्ट था। वो आउट ऑफ नाउवेयर एक थ्योरी ले आता है और उसका नाम रखता है ज़ायनिज़्म। अब ये ज़ायनिज़्म का वर्ड कहाँ से आया? ज़योन एक इलाके का नाम है जो जेरूशलम के साथ होता था। ज़ायनिज़्म क्या है? ज़ायनिज़्म ये है कि ज्यूज़ जो हैं वो गॉड के चोजन हैं रूल करने के लिए, और ये केनान का इलाका जो है ये उनके लिए है। ये गॉड ने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है। इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट नहीं है। आउट ऑफ नाउवेयर ये बात वो रिलेट करते हैं तोरा से कि ये हुक्म प्रोफेट याकूब के बेटों को था, बनी इसराइल। हालांकि उनकी बुक्स में नवीम में, कैटावीम में, इवन इन तलमूद और मिस्रा में ये लाइन है, बट उसमें कंडीशंस हैं। वो ये हैं कि जब तक एक मिसाया नहीं आ जाता, एक गॉड का मसीहा, जैसे हमें पहले प्रोफेट मोस लेके गए, उसके बाद साइरस द ग्रेट, तो थियोडोर हेर्ज़ल ने हवा से एक आइडियोलॉजी उठा ली। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कुछ लोग दूर से उठ के आएं और वो हमें आके कहें कि ये इलाका 4000 साल पुराना हमारा था, तो उठो यहाँ से, ये गॉड का प्रोमिस है हमारे साथ। अब 1892 में जब ये थ्योरी आती है तो जितने भी ज्यूज हैं, रबानीज, सिडुकीज और फारसीज, इसको रिजेक्ट करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब आप हिस्ट्री में देखें 1992 से 1905 तक इसको किसी ने पिक नहीं किया। अब ये बंदा इधर उधर हो जाता है क्योंकि रिजेक्ट हो गया था, बट उसकी इस थ्योरी को पिक करते हैं अश्केनाज़ी ज्यूज। वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए है। ज़ायनिज़्म इज़ नॉट जस्ट जुदाइज़्म, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। इसकी एडवर्टाइजमेंट की फंडिंग पूरी दुनिया में किसने की? पंफलेट छपवाने में और दुनिया में ये बात फैलाने में सेसल रोड्स और रोथस्चाइल्ड। आफ्टर 1900 अश्केनाज़ी ज्यूज ने ज़ायनिज़्म की मूवमेंट हाईजैक कर ली हुई है, उसको पकड़कर अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला टारगेट उनका था जर्मनी। अब रशिया पूरा उनके कंट्रोल में। नाउ जर्मनी बवेरिया वो जगह थी जहां ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी फाउंड हुआ। उसके बाद इनकी जितनी फैमिलीज हैं, फिशर रोथस्चाइल्ड, लेमन ब्रदर्स, जिनका आज बैंक है अमेरिका में, रिटी ज़िकर फैमिली, एडल्सन फैमिली, वो जिनका वर्ल्ड वार 2 के दरमियान रोल आएगा। फिर आज जो उसकी बीवी है मैरियम एडल्सन, वो ट्रम्प की फाइनेंसियर है, ब्लैरी फिंक ब्लैक रॉक का। ये सब ज़ायनिस्ट हैं। ज़ायनिस्ट होने के लिए आपका ज्यू होना ज़रूरी नहीं है। अब मुस्लिम भी ज़ायनिस्ट हैं, क्रिश्चियंस भी ज़ायनिस्ट हैं। ये क्लब है टॉप के लोगों का, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इनमें अकल है नहीं, अगर आम लोग रूल करेंगे तो क्योस लाएंगे। इन्होंने सिर्फ वो पढ़ा है जो हमने इनको बताया है। अब जितने भी मेन बंदे होते हैं की रोल्स पे, वो अपने क्लब में ऐड कर लेते हैं कि तू भाई इधर आ, रूल कर वर्ल्ड को। ये क्लब है जो वर्ल्ड रूल करने के लिए बना, तुम भी इसका हिस्सा बनो और रूल द वर्ल्ड। फिलोसोफर हो, म्यूजिशियन हो, इन एनी फॉर्म दे कुड बी ज़ायनिस्ट। सोचें आप उस क्लब का पार्ट हो जो दुनिया को रूल करने के लिए बना हो और वो कर भी रहा हो, तो आप खुद भी उसमें शामिल होना चाहेंगे। तो ये है वो क्लब जो 90s से स्ट्रेंथ में आया और अश्केनाज़ी फैमिलीज़ ने इसकी टोटल डोनेशन की। अगर आप वर्ल्ड वार 1 को देखें तो जितनी भी स्टेट्स थी उनको फाइनेंस कौन कर रहा था? यही ज्यूज फैमिलीज़ कर रही थी। और जब गवर्नमेंट ने उनसे कर्जा लिया हुआ हो तो वो डेफिनेटली स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब जंगें होंगी तो उससे फ़ायदा किसको होगा? जो मनी कंट्रोल करता है, क्योंकि स्टेट्स को पैसा चाहिए होता है जंग लड़ने के लिए, तो वो पैसा आता था इन्हीं फैमिलीज से। तो जब वर्ल्ड वार 1 हुई तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ब्रिटिश के साथ कि अगर आप हमें फंड करेंगे तो हम आपको वो जगह दिलवाएंगे जो आप चाहते हैं। एक मूवमेंट शुरू होती है ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी इन बवेरिया जर्मनी। वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ स्टार्ट होती है कि कैसे हमने यूरोप का कंट्रोल लेना है। तो रोथस्चाइल्ड अपने सारे बच्चों को फैलाना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेटजी बनती है कि फाइनेंस कैपिटल कंट्रोल करने हैं, 5 बड़े कैपिटल।
फ्रैंकफर्ट, लंदन, नेपल्स, वेनिया, पेरिस और सब में 5 बच्चों को बिठा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब ये बच्चे इन जगहों पर गए हैं तो उनके हालात क्या हुए हैं। और भी बहुत क्लाइंट पार्टनर्स हैं जो सामने नहीं आते, लाइक सेसल रोड्स। उनकी फैमिली है जो हमेशा बैक एंड पे काम करती थी क्योंकि उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत सीक्रेट थी। अगर आप जर्मनी को देखें तो उसमें सबसे लास्ट एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी हिटलर की। आउट ऑफ 40 पार्टीज हिटलर वाज अ पोलाइट एंड शाय गाय। हिटलर की जो बुक है कैंप माई स्ट्रगल, एक भी लाइन उसने ज्यूज के खिलाफ नहीं लिखी। उसने फाइनेंस और स्पेसिफिक बातों का बताया है। उसमें ये बात कहीं नहीं है कि आई हेट ज्यूज और आई विल इरेडिकेट देम। एक बंदा जिसने 6 मिलियन ज्यूज मार दिए बट कोई हेट भी नहीं। हिटलर की पहली फंडिंग रोथस्चाइल्ड ने दी थी क्योंकि छोटी पार्टी थी, नीचे से आ रही थी। उसकी उस टाइम की स्पीचेस में उसने एक भी बात मनी बैंकिंग और इनके खिलाफ नहीं की क्योंकि तब वो साथ थे। अब 1930s में जर्मनी की अनएम्प्लॉयमेंट 35% पर पहुंच चुकी है। मिलियन ऑफ जर्मन्स आर अनएम्प्लॉयड, लोग मर रहे हैं, वही काम क्योस। उस वक्त ये सब ज़ायनिस्ट हिटलर के बहुत क्लोज थे। अब हिटलर हुकूमत पर आया और उसने आते साथ जर्मनी को इकोनॉमिकली अपने पैरों पे खड़ा किया। उसने ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया। जर्मनी ने बाहर से बहुत पैसा लिया हुआ था, अश्केनाज़ी ज्यूज से भी। रोथस्चाइल्ड हैड अ कंट्रोल ग्रिप ऑन द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम ऑफ जर्मनी इन 1930s. Even a single penny can't move without them. It is said that कि हिटलर was also a Zionist, cause उसके ग्रैंडफादर ऑस्ट्रिया से हैं और वही जगह है जहाँ से ज़ायनिस्ट की अर्ली फिलोसफी शुरू होती है। इसी के बारे में ही विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बिगेस्ट क्राइम ऑफ हिटलर्स जर्मनी was they abolished the traditional banking system which eradicates profits of the middleman, mean the profits of the big players who were the banking system. It was Zionist Ashkenazi families. Churches was not really like Zionism, but उनको फंडिंग मिल रही थी तो उनको ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा। रशिया की 92% गवर्नमेंट में की रोल्स ज्यूज के थे। जब हिटलर बैंकिंग सिस्टम को अलग करता है तो रशिया उस पर अटैक करता है। इट्स ऑल प्लान। ज़ायनिस्ट कोई रिलीजियस लोग नहीं है, कोई ज्यूज नहीं है, दे आर टोटल डिफरेंट। वो गॉड को नहीं मानते, वो खुद को गॉड मानते हैं और ज्यूज की आइडियोलॉजी का सिर्फ सहारा लेते हैं। ज़ायनिस्ट हिटलर के साथ हैं, सारे ऑपरेशंस में गवर्नमेंट में गाइडेंस दे रहे हैं, मनी भी दे रहे हैं। जैसे ही वो बैंकिंग सिस्टम ख़त्म करता है ये उसके खिलाफ हो जाते हैं क्योंकि फाइनेंस से ही तो इनका कंट्रोल हुआ है। अब हिटलर इनके खिलाफ और ये हिटलर के। उसके बाद हिटलर ने बैरन रोथस्चाइल्ड को अरेस्ट कर लिया, बाकी इनकी फैमिली भाग चुकी थी। अब लंदन और यूके निगोशिएट कर रहे हैं बैरन रोथस्चाइल्ड की रिलीज के लिए। उस पे भी पूरा इन्फ्लुएंस ज़ायनिस्ट का ही है और 21 मिलियन देकर उसको छुड़वाते हैं। उस दौर के 21 मिलियन। अगर उसको इतनी ही इनसे नफरत थी तो पहले दिन ही सर क्यों नहीं उड़ा दिया। अब 1939 के बाद हिटलर के खिलाफ वाइड स्केल पर यूरोप में भी और काफ़ी जगह प्रोपोगेंडा शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली हिटलर भी कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो भी लोगों को मार रहा था। हिटलर का इनके साथ क्लोज होना इस बात से पता लगता है कि इन 1930 to 1933 सबसे ज़्यादा जर्मनी से ज्यूज इन इलाकों में जाकर सेट किए गए हैं और वो सारी इन्वेस्टमेंट आई है जर्मनी से। 1941 में एक किताब आती है जो कि एक अश्केनाज़ी ज्यूज की लिखी हुई है, जर्मनी मस्ट पेरिश, कि जर्मनी को ख़त्म करना, बिल्कुल दुनिया से मिटा देना। ये ख़त्म होंगे तो ईवल ख़त्म होगा। ये होती है हेटर्ड जो ज्यूज के खिलाफ हिटलर की बुक में कहीं पे भी नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये अपना सारा मेन सेंटर बवेरिया जर्मनी से अमेरिका शिफ्ट कर देते हैं। अश्केनाज़ी ज्यूज फ्रॉम 90s इसराइल बनाने की कोशिश कर रहे थे बट क्यों? ज्यूज से तो इनका कोई लेना देना था नहीं, ये क्यों उनको एक मुल्क बना के देंगे? ये जो इसराइल की डिमांड कर रहे हैं ये कभी वहाँ जाके नहीं रहेंगे। ये सिर्फ अपने लिए एक सेफ हेवन मांग रहे हैं कि जितने क्रिमिनल्स होंगे जो मर्जी करेंगे ये इनके लिए एक सेफ हेवन बनी रहेगी। इन 1917 न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि 6 मिलियन ज्यूज आर एट रिस्क। इन 1922 में कह रहा है 6 मिलियन ज्यूज हैव बिकम होमलेस। 1928 में सेम स्टेटमेंट 6 मिलियन। 1932 में 6 मिलियन। हु वाज राइटिंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ 6 मिलियन एट दैट टाइम? अब यूरोप के बाद पावर कहाँ शिफ्ट होनी थी? टुवर्ड्स अमेरिका। इन 1764 अब उनको पता था कि किसी भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर पर आपने कब्जा करना है तो वो कैसे होगा।
और वो ऑलरेडी यूरोप को तबाह कर चुके थे। ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वो अमेरिका के फाइनेंस पे टोटल कंट्रोल कर लेते हैं और ये मूवमेंट बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में लाने वाला नेथन रोथस्चाइल्ड एंड नॉट जस्ट हिम, फ्रिट्ज क्रेमर, प्रॉपर मिलिटेंट ज़ायनिस्ट, ही प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लीग ऑफ नेशन, वही लीग ऑफ नेशन जो बाद में जाकर यूएन बनी। इन 1940 फ्रिट्ज क्रेमर को मिलता है एक बच्चा जिसका नाम है हेनरी किसिंजर। नाउ ही इज 90 अबव। अब उसको अमेरिका ने भेजा है 14 घंटे की फ्लाइट से चाइना। इस डॉक्टर सेड कि इतनी लंबी फ्लाइट ये बंदा नहीं ले सकता, बट अमेरिका ने कहा नहीं, इसी को भेजना है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मैन। अगर हम ये बात करें कि ये किस तरह अपने सोच के बंदे तैयार करते हैं, तो इनका मेन हब है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैनेडी और हार्वर्ड लॉ कॉलेज। आप आज के दौर में जितने भी बड़े बड़े क्रिमिनल्स, साइकोपैथ की हिस्ट्री निकालें, आपको इस ट्रायो में से उस बंदे का कोई ना कोई लिंक जरूर मिलेगा, या फिर उस बंदे का कोई मेंटोर इस ट्रायो से स्टडी करके आया होगा। इफ आई गिव यू द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल, बेंजामिन नेतन्याहू। एक लंबी लिस्ट है इस तरह के लोगों की, इफ यू वांट टू स्टडी। अब उन्होंने अमेरिका की हेल्प से इसराइल बना लिया, जो उनके लिए सेफ हेवन बन गया। उनके पास लॉ ऑफ रिटर्न है। हालांकि लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानते हैं, बट अगर आप इनके लिंक जोड़ें और स्टडी करें तो ये सब चीज़ें आपके सामने होंगी। अगर आप इस पे और कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस प्लेलिस्ट में इसराइल की वीडियोस एक्सेस कर दी जाएंगी। कैसे उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया और अमेरिका पे कंट्रोल किया और ज्यूज को पैलेस्टीन में कैसे पहुंचाया। सब्सक्राइब।